Good morning, all of you. Now we are continuous read about the essential condition for the success of democracy. हम निरंतर रूप से आप पढ़ रहे हैं, वापस से हम देख रहे हैं कि एक लोकतंत्र की सफलता के लिए और कौन कौन सी आवश्यकताएं या बिंदु होते हैं जो कि उनके लिए जरूरी है, असेंशियल है। तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी देखा, पिछली कक्षा में हमने देखा पीस एंड सिस्टम, स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि शांति एवं व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा एक राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है, आर्थिक जो समानता है वह भी साथ में होनी चाहिए। एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स है कि जो नागरिक हैं वह शिक्षित और किस प्रकार के होने चाहिए, जागरूक होने चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर बात की थी कि ये लोकतंत्र की सफलता के लिए फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी किस चीज की आवश्यकता होती है, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की भी आवश्यकता होती है। नाउ कंटिन्यूअस, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए और कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं या और कौन कौन से कार्य हैं या बिंदु हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी शक्ति का पृथक्करण, विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वयं शासन। नहीं, ये डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये इसकी नीड क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये क्यों जरूरी है। तो यहाँ हम एक छोटी सी चीज से इसको समझ सकते हैं कि अगर शक्तियों का पृथक्करण होगा, अगर पावर का डिवाइडेशन होगा, पावर का अगर डिवाइडेशन होगा, शक्तियों का अगर बंटवारा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्क है वो सबसे पहले चीज तो इजीली होगा, ये जो कार्य है वो बड़ा आसानी से होगा। एंड देन कि यहाँ पर निरंकुशता नहीं होगी, मतलब की जो सिस्टम है रूल का वो यहाँ पर नहीं होगा, है कि जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा पावर का, जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा, केंद्रीकरण होगा, तो उतना ही रूल जो है वो है बेकार होगा, या यूं कहूं कि वह शासन एक तरफा होगा या मनमानी का शासन होगा, मनचाहा शासन होगा। जबकि शक्तियों का अगर विकेंद्रीकरण होगा, बंटवारा होगा, तो क्या होगा कि शासन व्यवस्था ठीक ढंग से चलेगी, ठीक ढंग से इजी स्मूथली को रन करेगी। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि जो शासन व्यवस्था है वह आसानी से चलेगी। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, देखें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ डिक्टेटरशिप, है कि जो शक्तियों का केंद्रीकरण है वो किसका आधार बताया जा रहा है यहाँ पर, डिक्टेटरशिप, यानी कि डिक्टेटरशिप यानी कि जो निरंकुशता है, निरंकुशता, इस निरंकुशता का आधार है कौन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का केंद्रीकरण है। ये डिक्टेटरशिप का जो है क्या है, बेस है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, जबकि
की शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का जो बंटवारा है, डिवाइडेशन ऑफ जो पावर है, वह किसका, वह डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, या डेमोक्रेसी का एक प्रतीक है, या आधार है। और आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। देखें कि जब शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, शक्तियों का जब विकेंद्रीकरण होता है, तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जितने भी सेक्शन हैं, पीपल्स के जितने भी सेक्शन हैं, या यूं कहूं कि लोगों के जितने भी वर्ग हैं, वह क्या कर सकते हैं, वह कार्य कर सकते हैं, वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट में या शासन में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्रीडम टू द सिटीजन्स, है कि नागरिकों को स्वतंत्रता, किसको स्वतंत्रता, नागरिकों को स्वतंत्रता। डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वह स्वतंत्र होते हैं। कैसे स्वतंत्र होते हैं, इनको स्वतंत्रता कहाँ से मिलती है, ये स्वतंत्रता कहाँ से आती है, तो ये देखने वाली चीज हमारे पास में आती है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का जो बेस है, डेमोक्रेसी का जो बेस है वो कौन है, वह पीपल है, नागरिक है, इंडिविजुअल है, या यूं कहूं कि पब्लिक है। डेमोक्रेसी में जो बेस है, जो पावर बेस है, वो शक्ति का जो आधार है वो कौन है, वह है नागरिक है। अब इनकी स्वतंत्रता, इनकी फ्रीडम जो है वो नेसेसरी है। अगर इनको फ्रीडम नहीं होगी तो ये ठीक ढंग से कार्य नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड रूल। देखें कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो किस पर, लिमिटेड रूल, यानी कि सीमित शासन है, सीमित शासन, सीमित शासन। लिमिटेड रूल का मतलब होगा यहाँ पर सीमित शासन में विश्वास करती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो यहाँ पर देखें, which means that the constitution should provide fundamental right to the citizen and arrangement should also be made for the protection of these rights। इसका मतलब सीमित शासन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो संविधान है, एक संविधान बना दिया और उसी के हिसाब से फिर क्या कर रहे हैं, हम रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो ये क्या चीज हो गई, ये सीमित शासन हो गया। अब जैसे मान लो कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, नियम बना लिया, संविधान बना लिया कि जो पीपल हैं वो ही गवर्नमेंट को का डिसीजन करेंगे कि कौन शासन करेगा, कौन शासन नहीं करेगा, कितनी आयु में लोग वोट देंगे, कितनी आयु में वोट नहीं देंगे। ये सारी चीजें हमने एक बार में ही निर्धारित कर दी, फिक्स कर दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि नागरिकों को क्या मिल रही है, स्वतंत्रता मिलती है। किस चीज की स्वतंत्रता मिलती है कि वे शासन को चुनेंगे, वे शासन को चुनेंगे, सरकार को चुनेंगे, और सरकार उनकी इच्छाओं के अनुसार अकॉर्डिंग टू पीपल डिजायर गवर्नमेंट हैज रन, सरकार शासन करेगी, रन द रूल है। यहाँ पर देखें और क्या बताया जा रहा है, meant for the protection of the right freedom to citizen mean that the citizen should get freedom of expression their opinions, के लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी कि लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। दूसरी और कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पर दी जा रही है, फॉर्म यूनियंस है कि संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता उनके पास में होगी। ऑर्गेनाइज द मीटिंग एंड परफॉर्म
पीसफुल प्रोटेस्ट, कि उनके पास में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होंगी कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, वह संगठनों का निर्माण कर पाएंगे, वह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर पाएंगे, ताकि क्या हो कि गवर्नमेंट पे वह प्रेशर बनाकर रख सके, सरकार पर वह क्या कर सके, दबाव बनाकर रख सके। इस तरीके से वो क्या करेंगे कि जो नागरिक हैं अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, यानी कि लिखित संविधान एवं लोकतांत्रिक परंपरा। लिखित संविधान एवं लोकतांत्रिक परंपरा, मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पर मतलब क्या हुआ इसका, तो देख रहे हैं हम यहाँ पर A written constitution means that the language of the constitution should be very clear, so that no dispute or conference arise regarding its interpretation. Apart from this, the procedure of making amendment in the constitution should be rigid. देखें क्या बताया जा रहा है कि एक लिखित संविधान से मतलब क्या है, लिखित संविधान से मतलब क्या है, लिखित संविधान का आशय यहाँ पर क्या है कि लिखित संविधान एक ऐसा संविधान के जिसकी जो भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि देश में कौन कौन से रूल होंगे, कौन कौन सी नियम होंगे, कौन कौन से कानून होंगे, ये सारी चीजें बिल्कुल कैसी होती है, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती है। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो संविधान की भाषा है वो तो स्पष्ट होती ही है, इसके अलावा जो संविधान लिखा हुआ है उसमें जो परिवर्तन है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगिड, यानी कि वह कठोर होता है, उसमें परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें परिवर्तन करना, उसमें चेंज लाना जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है, उसमें इजीली जो है अमेंडमेंट नहीं होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसको लेकर कोई भी डिस्प्यूट यानी कि विवाद नहीं होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विरोध नहीं होता है, विरोधाभास नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल ज्युडिशरी, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारी ज्युडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमें न्याय देने वाली है वह कैसी होनी चाहिए, फ्री, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए है। क्यों, ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, कि अगर न्यायपालिका, अगर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और पावरफुल होगी तो वह क्या करेगी, वो ऐसे डिसीजन लेगी जो कि पब्लिक के फेवर में होंगे, जनता के पक्ष में होंगे। और इससे क्या होगा, एक गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक प्रतिनिधित्वक जो सरकार है वह प्रेशर में वर्क करेगी, दबाव में वर्क करेगी और उसको किसके बारे में सोचना पड़ेगा, थिंक अबाउट द पब्लिक वेलफेयर,
है कि उसको जन कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुडिशरी की जो हमारी न्यायपालिका है वो उस पर वर्क कर रही है, उस पर प्रेशर बना रही है पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र एवं शक्तिशाली होगी तो क्या होगा? ये प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, वह लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करेगी। वह क्या करेगी? लोगों के जो अधिकार हैं, जो उन्हें अधिकार मिले हुए हैं, जो उन्हें फ्रीडम मिले हुए हैं, उनकी वह प्रोटेक्शन करेगी। नेक्स्ट आता है कैपेबल एंड इम्पार्टियल ब्यूरोक्रेसी। कैपेबल एंड इम्पार्टियल ब्यूरोक्रेसी यानी कि सशक्त एवं निष्पक्ष नौकरशाही। सशक्त एवं निष्पक्ष नौकरशाही ये लोकतंत्र को, ये डेमोक्रेसी को कैसे सक्सेसफुल बना सकती है? आज इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम देखते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और उनमें वर्क करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं और उनमें कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, अगर वो ठीक ढंग से कार्य करते हैं, मीन्स क्या हो रहा है कि हमारी जो कार्य हैं, हमारे जो वर्क्स हैं वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होते हैं, सही ढंग से होते हैं। और अगर ये कार्य सही ढंग से हो रहे हैं, इट मीन्स क्या होता है कि आज जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, वो अपने वर्क को ठीक ढंग से कर रहा है, लोगों का इलाज ठीक ढंग से कर रहा है, तो लोगों को जीवन मिल रहा है। और अगर लोगों को जीवन मिल रहा है तो आने वाले समय में जो इलेक्शन होने वाले हैं और जो चुनाव वगैरह होने वाले हैं, उनमें वो अपनी क्या देंगे? कंट्रीब्यूशन देंगे, हिस्सा देंगे, भागीदारी देंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कई ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। आज जैसे मान लो कि पुलिस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पुलिस हैं, पुलिस अगर अपना काम ठीक ढंग से कर रही है, चोरी चकारी वगैरह पर, बैंक रॉबरी वगैरह पर जो है वो कंट्रोल कर रही है, मीन्स क्या हो रहा है कि पीस आ रहा है, शांति आ रही है और ठीक ढंग से कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कैपेबल एंड इम्पार्टियल ब्यूरोक्रेसी in a democracy, the workforce is responsible to implement the policies framed by the government। देखें कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, नीतियों को लागू करने के लिए वह जिम्मेवार होती है। फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, जिसे कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। अगर मान लो कि ये ब्यूरोक्रेसी ठीक ढंग से काम नहीं करे, प्रॉपर वे में अगर ये वर्क नहीं करे, तो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी तो बनाएगी, लेकिन वो क्या होगी? वो लागू नहीं होगी, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो नौकरशाही है, वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, कि उनको कह दिया काम करने के लिए और उन्होंने किया ही नहीं। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पर आएगा? हमारे डेमोक्रेसी की सक्सेस पर आएगा। नेक्स्ट आता है देखें कि हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम, यानी कि स्वस्थ एवं सुव्यवस्थित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए किसका होना जरूरी है? स्वस्थ एवं सुव्यवस्थित दलीय व्यवस्था का होना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो यहाँ पर देखने बताया जा रहा है, इन प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
कि यदि हम प्रायोगिक रूप में देखें जो तो हमें जो लोकतंत्र है वो कैसा दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है देखिए हमें कि यह वास्तविक रूप में या यूँ कहें कि सैद्धांतिक रूप में जो है, प्रायोगिक रूप में जो है, इन प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब कि दलीय प्रशासनिक प्रणाली का एक प्रायोगिक रूप देखने को मिलता है। इसमें लोकतंत्र में आगे देखेंगे क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमको। Its success depend upon the policies, program and loyalty of the political parties। कि जिसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, वह दलों की ईमानदारी पर निर्भर करती है, वह दलों की कार्य क्षमता पर निर्भर करती है कि एक जो दल है वह किस तरीके से कार्य कर रहा है। कि आज जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पर जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है। अब ये कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रही हैं कि जो लोगों को बेनिफिट देती है, तो इससे क्या होगा, इससे किसको सक्सेस मिलेगी, इससे डेमोक्रेसी को सक्सेस मिलेगी। और अगर मान लो यह कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रही हैं कि जिससे पार्टी मेंबर को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, पीपल्स को बेनिफिट नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल्स को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इसका इफेक्ट इस पर आएगा, डेमोक्रेसी पर आएगा, लोगों पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो बेस है डेमोक्रेसी का, जो बेस है, जो आधार है, वो कौन है? वह लोग ही हैं, जिनके लिए सरकार शासन कर रही है। किस रूप में? एज ए रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है देखें, कैपेबल एंड लॉयल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होगा राजनीतिज्ञ या नेता। तो मतलब क्षमतावान एवं निष्ठावान राजनीतिज्ञ है। कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारी राजनीति में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कैसे होने चाहिए? वह लॉयल होने चाहिए, यानी कि निष्ठावान होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? क्षमतावान होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंस ऑफ कैपेबल एंड इंटेलिजेंट politicians is necessary who are also loyal toward the democracy। ये देखें कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कैसे लॉयल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, कैपेबल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह क्या करेंगे? वह सेल्फ वर्क करेंगे, सेल्फिश की तरह काम करेंगे, कि अपने स्वार्थों के लिए काम करेंगे, और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो कैसी हो जाएगी? वह पॉलिटेड हो जाएगी, वह प्रदूषित हो जाएगी, उसका वो उद्देश्य नहीं रहेगा, उसका वह कार्य नहीं रहेगा जिस एम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसको निर्मित किया गया है, बनाया गया है। तो यहाँ पर देखें बताया जा रहा है हमको, only such politicians are capable of finding peaceful and democratic solutions for national progress। है कि अगर मान लो जो हमारे नेता हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर वह कैपेबल होंगे, अगर वह इंटेलिजेंट होंगे, अगर वह लॉयल होंगे, तो वह किसका कार्य करेंगे? वो ऐसे डायरेक्शन में वर्क करेंगे कि जिससे क्या हो, जिससे एक नेशन, अपना जो राष्ट्र है, अपना जो नेशन है, उसके जो प्रोग्रेस है
उसको अचीव किया जा सके, उसे प्रोग्रेस करवाई जा सके, पब्लिक वेलफेयर के जो एम हैं उनको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट आता है नेशनल स्कीम्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। जन कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं, जन कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं। तो यहाँ पर देखेंगे इन डेवलपिंग कंट्रीज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वहां पर लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है। देखें हमको इट इज द नेसेसरी फॉर the democracy that such national policies should be formed which on one hand should be beneficial for agriculture and industries and help in increasing the national income, and on the other hand they should also be helpful in rising the living standard of labor class and weaker section of the सोसाइटी। कि एक विकासशील राष्ट्र के लिए ऐसी लोकतंत्र का होना जरूरी है। ऑन द वन हैंड जहाँ एक और वह क्या करते हो, यहाँ पर देखें बताया जा रहा है फॉर्म शुड बी फॉर्म विच वन ऑफ है विद पॉलिसीज के ऐसी नीतियों का निर्माण करते हो कि जिनके माध्यम से should be beneficial for agriculture and industry, कि जो कृषि एवं उद्योगों के लिए कैसी हो, लाभदायक हो, और वह क्या करती हो, ग्रो द इकोनॉमी है कि अर्थव्यवस्था को वह क्या करती हो, आगे बढ़ाती हो है, उसमें वृद्धि करती हो, एंड नेशनल इनकम और इंक्रीज द नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय को बढ़ाती हो। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड दे शुड आल्सो बी हेल्पफुल इन राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लेबर क्लास, है कि वह मजदूर वर्ग के जो जीवन स्तर है उसे भी बढ़ाने का कार्य करती हो, एंड weaker section of the society, और समाज का जो कमजोर वर्ग है उसे भी वह क्या करती हो, ऊपर उठाने का कार्य करती हो, उनके हितों का कार्य करती हो। थैंक यू।